दोस्तों 80 का दशक था। कांग्रेस के हाथों से उत्तर प्रदेश की कुर्सी फिसलती नजर आ रही थी। ऐसे हालात में कांग्रेस ने वो किया जिसकी वजह से आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदनाम है। इसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए युवाओं के हाथों में बंदूकें पकड़ा दी। नए नए बिगड़े जवान लड़कों ने बूथ कैप्चरिंग के जरिए कांग्रेस का रास्ता तैयार कर दिया। लेकिन आगे चलकर कांग्रेस का किला सचमुच ढह गया और जिन लड़कों के हाथ में कांग्रेस ने बंदूकें छोड़ी थी उन्हें समझ आ गया था कि बंदूक चलाने के लिए सत्ता का साथ देना जरूरी है। और हथियार और सत्ता के इसी कॉकटेल से यूपी में एक नई जमात पैदा हुई जिसे हम बाहुबली कहते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ बाहुबलियों के बारे में बताएंगे जिनसे एक जमाने में पूरा यूपी थर थर कांपता था। अतीक अहमद, जगह थी इलाहाबाद और साल था 1975, जब एक तांगे वाले का बेटा अपनी गरीबी से तंग हो गया था और उसे जल्द अमीर होने का फितूर चढ़ गया था। 17 साल की उम्र में ही उस पर पहले मर्डर का आरोप लगा। इस बच्चे का नाम था अतीक अहमद। अतीक जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही अपने इलाके चकिया और आसपास की जगहों पर रंगदारी वसूलने लगा। उसकी इस दादागिरी का फायदा उस टाइम की पुलिस और नेताओं ने उठाया और इलाहाबाद के बड़े डॉन चांद बाबा के सामने उसे खड़ा कर दिया। पुलिस और नेताओं की शह मिलने पर अतीक एक बड़ा गुंडा बन गया। साल 1989 में उसने राजनीति में कदम रखा और चुनाव भी जीत गया। इसके बाद उसने चांद बाबा और उसके गैंग का किस्सा भी खत्म कर दिया। लेकिन कभी पुलिस के दिए हाथ से अपराध जगत में कदम रखने वाला अतीक पुलिस के लिए नासूर बन गया था। वो अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए कुख्यात है। चांद बाबा की मौत के बाद तो अतीक का खौफ ऐसा फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिम की सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। इसी वजह से 1991 और 1993 में वो लगातार निर्दलीय चुनाव जीता। साल 2005 में उसने अपने भाई खालिद अजीम और अशरफ को चुनाव के मैदान में उतारा, लेकिन अपने ही राइट हैंड राजू से चुनाव हार गया। ये बात अतीक को इतनी खल गई कि उसने जनवरी 2005 को राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। ये घटना बताती है दोस्तों कि इसका दबदबा कितना था। लेकिन फिर 2007 में जब मायावती की सरकार आई तो उसके बुरे दिन शुरू हो गए। तब से लेकर आज तक अतीक ने जितने भी चुनाव लड़े सब हारे। इसके बाद साल 2023 में अतीक का बुरा वक्त शुरू हुआ जब उसके बेटे ने राजू पाल मर्डर केस के प्राइम विटनेस उमेश पाल का कर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस माफिया पर अपना शिकंजा कसा और फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ही उसके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और उमेश पाल के मर्डर के लगभग सारे आरोपी मारे भी गए। और उसके बाद हाल ही में अतीक अहमद का भी कुछ लोगों ने पुलिस कस्टडी के भी कर दिया। हरिशंकर तिवारी। उत्तर प्रदेश में बाहुबली शब्द की शुरुआत होती है हरिशंकर तिवारी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गैंगस्टर या बाहुबली इन्हीं की देन है। बात है 1970 के दशक की, जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दो छात्र नेता हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही अपना अपना गुट चला रहे थे। उस दौर में पूर्वांचल के गांव से लेकर पूरे यूपी में जातिवाद ही हावी था और वर्चस्व की जंग सिर्फ दो लोगों के बीच थी। हरिशंकर तिवारी जो ब्राह्मणों के लीडर थे और वीरेंद्र शाही जो ठाकुरों के सरदार थे। इन दोनों के बीच का टकराव इतना भयानक था कि आए दिन गोलीबारी, बम से हमले, मारपीट ये सब आम बातें थीं। बकायदा माइक से ये अनाउंस किया जाता था कि लोग घरों से ना निकलें क्योंकि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक गोलीबारी होगी। इनका गैंग वॉर इतना भयानक था कि बीबीसी तक ने अपने रेडियो पर इनकी गोलीबारी सुनाई थी। लेकिन आगे जाकर बात बदल गई और ये दोनों राजनीति में घुस गए। साल 1985 में गोरखपुर की चिलुआपार सीट पर हरिशंकर तिवारी चुनाव जीते और ये पहली बार था कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी चुनाव जीता था। इन्हीं की तरह वीरेंद्र प्रताप शाही भी लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचे। उस वक्त दोनों बाहुबलियों को दबंग विधायक का नाम मिल गया था, लेकिन सियासत में आने के बावजूद वर्चस्व की जंग जारी थी। हरिशंकर अपने रॉबिन हुड वाली छवि के दम पर चिलुआपार विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक चुने गए, तो वहीं वीरेंद्र शाही 2 बार विधायक बने। दोनों ने राजनीति में आने के बाद हथियार तो छोड़ दिए, लेकिन उनके गुट के लोग खून की होलियां खेलते रहे। देखते ही देखते पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुए गैंग वॉर ने पूरे प्रदेश के नक्शे को गुनाहों से लाल कर दिया था। और इस कहानी में साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला हरिशंकर तिवारी से जुड़ा, जिस पर रंगबाज वेब सीरीज भी बन चुकी है। श्री प्रकाश ने हरिशंकर के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र शाही को राज्य की राजधानी लखनऊ में गोलियों से भून दिया और इससे हरिशंकर और श्री प्रकाश का खौफ बढ़ता चला गया। हरिशंकर पूरे 22 साल तक चिलुआपार सीट से विधायक रहे। उन्होंने बीजेपी, सपा और बसपा की सरकारों में कई मंत्रालय संभाले। चिलुआपार में आज भी उनका रुतबा वही है जो 80 के दशक में हुआ करता था। इनके बारे में कहा जाता है कि आप हरिशंकर तिवारी को गैंग वॉर शुरू करने वाला दबंग माने या रॉबिन हुड समझकर उनसे प्यार करें या नफरत, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते।
राजा भैया। उत्तर प्रदेश में दोस्तों राजनीति चाहे जिस लहर में बहे, प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके के राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप की हनक अलग ही रहती है। सरकार किसी की भी हो, उनका इतिहास बताता है कि उनकी जिंदगी राजनीति, अपराध और करप्शन का ऐसा गठजोड़ है कि इस पर आवाज उठाने वाले किसी भी इंसान की हालत बद से बदतर कर दी जाती है। राजा भैया कुंडा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि साल 2017 में निर्दलीय खड़े होने के बाद भी उन्हें उस क्षेत्र के 50% वोट मिले थे। उनकी दबंगाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम तरह के आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद वे लगातार 5 बार कुंडा से विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं। ये अपना खुद का जनता दरबार चलाते हैं, जहाँ पर ये लोगों के फैसले लेते हैं। आपको बता दें कि पहली बार राजा भैया 1993 में विधायक बने थे। ये अखिलेश यादव की सरकार से लेकर कल्याण सिंह की सरकार तक के मंत्री रह चुके हैं, यानी इन्हें हर पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। और बड़ी बात यह है कि कानून को आंख दिखाने वाले राजा भैया कानून की पढ़ाई भी कर चुके हैं। मायावती सरकार ने तो इन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा था, जिसमें पोटा के तहत उनको और उनके पिता उदय प्रताप सिंह को जेल भेज दिया गया। इनके ऊपर डकैती, हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे तमाम केस दर्ज भी हैं। इतना सब होने के बावजूद कुंडा और प्रतापगढ़ क्षेत्र में राजा भैया का अपना दबदबा है। मायावती की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी राजा भैया की रसूख ऐसी है कि उनके सामने चुनाव में खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं करता। मुख्तार अंसारी वो बाहुबली है जो 21 साल से एमएलए है और 12 साल से जेल में बंद है। क्राइम की दुनिया में पहली बार मुख्तार का नाम 1988 में आया था, जब एक लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय के में मुख्तार का नाम उछाला गया। ये वो समय था जब गाजीपुर जिले में ब्रजेश सिंह गैंग का सिक्का चलता था और जाहिर है कि मुख्तार का बढ़ता कद कई नई दुश्मनी और गैंग वॉर की ओर इशारा कर रहा था। 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बने थे। इसी साल उनका नाम एएसपी पर हमले में भी आया था और एमएलए बनते ही उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया और इसका रिजल्ट निकला साल 2002 में, जब ब्रजेश सिंह ने मुख्तार पर हमला करा दिया। इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए और खुद ब्रजेश सिंह घायल भी हो गए और यहीं से मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभर गए। आपको बता दें कि साल 2005 में मऊ हिंसा भड़काने में इनका नाम था, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। फिर इसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया और 2005 से ही वो जेल में बंद हैं। अंसारी का सबसे बड़ा कांड था जेल में बंद रहकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 5 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतारने का। इस हमले में 6 लोगों ने 400 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई थीं। आज मुख्तार जेल में बंद हैं, लेकिन फिर भी उनके बाहुबली वाले रुतबे में बहुत कमी नहीं आई है। तो दोस्तों, ये थे वो बाहुबली जो उत्तर प्रदेश की सियासी कुर्सी को अपने दम पर हिला देने की ताकत रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंच सकें।